Hello everyone, I am Haritika Sharma and welcome to Haritika School of Political Science. So today we are beginning with the next chapter of contemporary world politics, that is international organizations. So by reading the title itself, the first question that comes to our mind is what is an international organization? एक international organization होती क्या है? So an international organization is one that includes members from more than one nation. मतलब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक नेशन से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, whether United Nations organization is an international organization or not. So the answer is yes, definitely it is an international organization. कैसे? क्योंकि उसमें एक नेशन तो मेंबर है नहीं, उसमें बहुत सारे नेशंस मेंबर्स हैं, तो इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस is an UNO is an international organization. Now in this chapter we are going to talk about why do we need an international organization, then reforms क्या होने चाहिए UNO के बारे में पढ़ेंगे, UNO के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, फिर कोल्ड वॉर के बाद जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया उसके बाद UN का क्या स्टेटस है, क्या अभी भी UN रेलेवेंट है या नहीं, और हम पढ़ेंगे कि इंडिया का क्या रोल है यूएन में, इंडिया क्या एक्सपेक्ट करता है यूएन से. ये सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, नाउ व्हेनेवर वी बिगिन दिस चैप्टर द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड इज व्हाई डू वी नीड एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्यों ज़रूरत है, हमें क्यों चाहिए. सो द फर्स्ट पॉइंट और द फर्स्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज international organizations help with matters of war and peace. They also help countries cooperate to make better living conditions for us all. ठीक है. So आप एक वर्ल्ड में रह रहे हो जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत डाइवर्सिटी है. कुछ कंट्रीज़ मतलब आइडियोलॉजी में डिफरेंस है, आइडियोलॉजी में डाइवर्सिटी है. कुछ कंट्रीज़ कैपिटलिस्ट है वाइल अदर्स आर कम्युनिस्ट. फिर आपके लैंग्वेज में डिस्पैरिटी है, लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है. ठीक है. आपके कल्चर में डाइवर्सिटी है. आप देखोगे यूरोप का कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एशियन कल्चर. तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो कन्फ्लिक्ट्स आना तो इज़ वेरी नॉर्मल. ठीक है. हम एक कंट्री में रहते हैं इंडिया, जहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स हैं. इंडिया में ही हम कितने कन्फ्लिक्ट्स देख लेते हैं. महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में बेलगाम रीजन को लेके डिस्प्यूट है. Then you have a dispute, you can see a dispute between Karnataka and Maharashtra over Kaveri water. तो हम ये सारे disputes जब एक कंट्री में ही देख लेते हैं तो इस वर्ल्ड में तो कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, उनके साथ आपस में डिस्प्यूट तो होगा ही होगा. और अगर आप कौटिल्य की देयर इज़ वन ऑफ द थ्योरी ऑफ कौटिल्य जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हो तो कौटिल्य कहते हैं कि आपका जो नेबरिंग स्टेट होगा ना वो आपका एनिमी होगा, और जो नेबरिंग स्टेट का नेबरिंग स्टेट होगा ना वो आपका फ्रेंड होगा. सो दैट इज़ अ थ्योरी दैट विल बी स्टडिंग लेटर, मे बी इन ग्रेजुएशन इफ़ यू टेक पॉलिटिकल साइंस. बट फॉर नाउ द मेन पॉइंट इज कि कन्फ्लिक्ट्स आना इज़ वेरी नॉर्मल. नाउ कन्फ्लिक्ट्स आना तो नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है कि हर कन्फ्लिक्ट में आप गन लेके खड़े हो जाओ. अच्छा, अब तो गन भी थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, अब चलती है मिसाइल्स. अभी रिसेंटली एक वॉर हुई थी, उसमें आप देखते हो न्यूज़ में कि गन्स नहीं दिखती, आपको दिखती है लाइट्स आती हुई, लाइट्स वर मिसाइल्स. तो अभी मतलब कन्फ्लिक्ट्स ऐसा ज़रूरी नहीं है हर कन्फ्लिक्ट के लिए आप गन लेके खड़े हो जाओ, आप मिसाइल्स छोड़ दो, ऐसा ज़रूरी नहीं, आप बॉम्ब्स छोड़ दो. बहुत बार कन्फ्लिक्ट्स जो हैं या बहुत सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट्स हैं जो आप टेबल पे बैठ के सेटल कर सकते हो. तो वैसे ही कन्फ्लिक्ट्स को सेटल करने के लिए यूएन है. सो यूएन इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर द टू कन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज कैन सिट टुगेदर एंड डिसाइड द इशू एंड रिजॉल्व द इशू. ठीक है. तो दैट इज वाई वी रिक्वायर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट्स रीड दिस पैराग्राफ. Countries have conflicts and differences with each other. ठीक है. It is very normal. That does not necessarily mean they must go to war to deal with their antagonisms.
They can instead discuss contentious issues and find peaceful solutions. Indeed, even though this is rarely noticed, most conflicts and differences are resolved without going to war. The role of an international organization can be important in this context. An international organization is not a super state. ये एक super state नहीं है. With authority over its members, it is created by and responds to state. तो ये states ने मिलके ही बनाया है और जो states की needs है. See here states means countries. जब भी आप international law पढ़ोगे ना तो आपको बहुत जगह states word use होगा instead of countries. तो वहाँ पर states मतलब countries ही लेना. तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टेट्स ने खुद आकर बनाई है और स्टेट्स की जो नीड्स है उनको ये रिस्पॉन्ड करती है. ठीक है. इट कम्स इनटू बीइंग व्हेन स्टेट्स अग्री टू इट्स क्रिएशन. वंस क्रिएटेड इट कैन हेल्प मेंबर स्टेट्स रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स पीसफुली. सो दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प द मेंबर स्टेट्स to resolve their problems peacefully. Fine. अच्छा ये concept है super state का. Now the question is whether the membership of United Nations organization is a limitation to India's sovereignty or not. Kindly answer this question in the comments below. Now coming to the next answer or the next reason why do we need an international organization. So the next reason is international organizations are helpful in another way. Nations can usually see that there are some things they must do together. There are issues that are so challenging that they can only be dealt with when everyone works together. Disease is an example. Some diseases can only be eradicated if everyone in the world cooperates in inoculating or vaccinating their populations or take global warming and its effects. See, और क्यों ज़रूरी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. देखो बहुत सारे वर्ल्ड में इश्यूज ऐसे हैं जो अगर एक कंट्री रिजॉल्व करने की कोशिश करे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. मतलब फ़ायदा तो होगा लेकिन वो इतना ही होगा जितना सागर में एक बूंद जितना फ़ायदा होगा. ठीक है. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो साथ आए और साथ आके काम करें. फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबल वार्मिंग है. आज इंडिया खड़ी हो जाए कि हम ग्लोबल वार्मिंग को हटाएंगे तो क्या सिर्फ इंडिया अपने एफर्ट से ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकती है. इज इट पॉसिबल? नो. ऑल द कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू वर्क टुगेदर टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम. ठीक है. या फिर अभी थोड़े टाइम पहले पेंडेमिक आया कोरोना. अगर सिर्फ इंडिया बोलती कि हमने सबको वैक्सीनेट कर लिया है और हम इस पेंडेमिक को ख़त्म कर देंगे तो वॉज इट पॉसिबल या सारी कंट्रीज़ को एक साथ काम करना था. तो ऐसी सिचुएशंस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी कंट्रीज़ एक साथ आए, डिसाइड करें कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इसका. ठीक है. और फिर उसका सॉल्यूशन लेकर आए और ट्राई टू मिटिगेट और इरेडिकेट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. However, unfortunately, recognizing the need for cooperation and actually cooperating are two different things. Nations can recognize the need to cooperate but cannot always agree on how best to do so. How to share the costs of cooperating, how to make sure that the benefits of cooperating are justly divided, and how to ensure that others do not break their end of the bargain and cheat on an agreement. An international organization can help produce information and ideas about how to cooperate. See, आप एक स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, रोज़ टाइम टेबल बनाते होंगे कि आज से मैं ऐसे पढ़ाई करूँगा, ये मेरा टाइम टेबल होगा. 1 घंटा पॉलिटिकल साइंस, 1 घंटा इकोनॉमिक्स, 1 घंटा मैथ्स, ऑल दो आर्ट्स में तो मैथ्स होती नहीं. ठीक है. 1 घंटा इकोनॉमिक्स, 1 घंटा हिस्ट्री, 1 घंटा इंग्लिश, ऐसे आप टाइम टेबल बनाते हैं. अब टाइम टेबल बनाना और उसको फॉलो करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. सिमिलरली इन इंटरनेशनल लॉ बात करना कि हम कोऑपरेशन करेंगे, कोऑपरेशन करना ज़रूरी है और असली में कोऑपरेट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है. मैंने बोला बहुत डाइवर्सिटी है इस वर्ल्ड में, बहुत अलग अलग रीजन के लोग हैं, बहुत कल्चरल डिफरेंसेस है, लैंग्वेज में डिफरेंसेस है, आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस हैं.
इतने सारे डिफरेंसेस होते हुए कोऑपरेट करना, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पे आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए हम बहुत बार देखते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जो एक डिस्प्यूट शायद 20 साल पहले उठा था, वो अभी तक वैसे ही चल रहा है। तो ऐसा ही एक हम स्टेटमेंट देखते हैं। ये स्टेटमेंट दिया था अंजलि अप्पादुराई ने UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2011 में। The statement was very powerful statement that you have been negotiating all my life. कि आप मतलब this statement shows that how slow the process is. Slow the process of what? Of negotiation. Negotiation का process कितना slow है कि वो बोल रही है कि आप मेरी पूरी लाइफ के लिए ही नेगोशिएट कर रहे हो। आप मतलब मेरी पूरी लाइफ बीत गई और आप नेगोशिएट ही कर रहे हो। क्लाइमेट चेंज कब शुरू हुआ था, कब उस पर अवेयरनेस आई थी, और अभी भी हम देखते हैं कि कार्बन एमिशंस आर नॉट कमिंग डाउन। तो इसका मतलब जो कॉपरेट करने का सोच रही हैं कंट्रीज़, वो कॉपरेट कर भी रही हैं या नहीं कर रही, या डिस्प्यूट मीटिंग्स होती हैं, डिस्प्यूट होता है और फिर ख़त्म मीटिंग। तो ये सब देखते हुए क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या यूनाइटेड नेशंस इज़ इफ़ेक्टिव और नॉट, क्या यूनाइटेड नेशंस की ज़रूरत हमें है या नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे लास्ट स्लाइड में। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें और हैं जो हमें देखनी हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ यूएन के इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर encouraged the world to invest in an international organization to deal with conflict. Many believe that such an organization would help the world to avoid war. As a result, League of Nations was born. However, despite its initial success, it could not prevent the Second World War. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इनकरेज किया कि हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। ठीक है, और लीग ऑफ नेशंस बनती है, लेकिन लीग ऑफ नेशंस क्या वॉज इट सक्सेसफुल? नो, इट वॉजंट सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है। ठीक है, मैनी मोर पीपल डाइड एंड वर वूंडेड इन दिस वॉर देन एवर बिफोर। जितने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोग वूंडेड नहीं हुए थे, जितने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोग मरे नहीं थे, उससे ज़्यादा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मर गए। तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखा गया कि लीग ऑफ नेशंस का काम तो फेल हो गया, और लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई, तो हमें कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। तो इसलिए यूएन आता है। So, UN was founded as a successor to the League of Nations. It was established in 1945, immediately after the Second World War. The organization was set up through signing of the UN Charter by 51 states. 51 states ने UN Charter sign किया था. It tried to achieve what the League could not between the two world wars. The UN's objective is to prevent international conflict and facilitate cooperation among states. So the question, one marker is, what is the objective of UN? The objective of UN is to prevent international conflict and to facilitate cooperation among states. It was founded with the hope that it would act to stop the conflicts between states escalating into war, and if war broke out, to limit the extent of hostilities. ये क्या होप से बनी है कि पहले तो ये वॉर रोकने की कोशिश करेगी स्टेट्स के बीच में, और अगर वॉर होती भी है तो हॉस्टिलिटीज़ जो हैं उनको लिमिट करेगी। ठीक है, Furthermore, since conflicts often arose from the lack of social and economic development, the UN was intended to bring countries together to improve the prospects of social and economic development all over the world. और ये किस और चीज़ के बारे में काम करेगी? To promote social and economic development all over the world. ठीक है, by 2011 the UN had 193 members. चार्टर कितने लोगों ने साइन किया था? 51 मेंबर्स ने। 2011 तक इसके मेंबरशिप कितनी है? 193 मेंबर्स। These included almost all independent states. In the UN General Assembly, all members have one vote. हर UN General Assembly में हर मेंबर के पास एक वोट होता है। ठीक है, इन द UN Security Council there are five permanent members. These are United States, Russia,
UK or United Kingdom, France and China. These states were selected as permanent members as they were the most powerful immediately after the Second World War. इनको permanent members क्यों बनाया गया? Because they were the most powerful after the Second World War and because they constituted the victors in the war. क्योंकि वो war में क्या थे? Victors थे, ठीक है? The UN's most visible public figure and the representative head is Secretary General. The present Secretary General is Antonio Guterres. तो जो representative head है UN का वो क्या है? सेक्रेटरी जनरल है. वो कौन है? सेक्रेटरी जनरल है. और द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल इज एंटोनियो गुटेरेस. ही इज द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UN. ही टुक ओवर एज द सेक्रेटरी जनरल ऑन 1st of January 2017. ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल. पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर थे और UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है, वहाँ पर थे ये. नेक्स्ट, The UN consists of many structures and agencies. बहुत सारे structures and agencies हैं. इसके 5 organs हैं. Originally 6 थे लेकिन trusteeship council को हटा दिया गया and now presently it has 5 organs. War and peace and differences between member states are discussed in the General Assembly as well as Security Council. तो क्या क्या Security Council और General Assembly में क्या क्या डिस्कस होता है? War and peace के बारे में डिस्कस होता है and differences between member states के बारे में डिस्कस होता है, ठीक है. Social and economic issues are dealt with by many agencies including WHO, World Health Organization, UNDP, United Nations Development Program, United Nations Human Rights Commission, UNHRC, United Nations High Commission for Refugees, UNHCR. तो ये सारी डिफरेंट एजेंसीज हैं जो किस बारे में बात करती है? सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में बात करती हैं. सो we'll be looking at the organs of UN. ठीक है, यहाँ एक लिस्ट, ये एक चार्ट जैसा बनाया हुआ है UN के organs के बारे में. फाइन. सो पहला ऑर्गन समझते हुए सिक्योरिटी काउंसिल को इसके बारे में बात करते हैं. तो सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ हाउ मेनी मेंबर्स? सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 15 मेंबर्स. 15 मेंबर्स है. 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनके पास वीटो राइट्स है. क्या होता है वीटो राइट हम देखेंगे. और 10 इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर 2 years टर्म. बाकी के जो 10 हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो जनरल असेंबली इलेक्ट करता है विच इज़ ऑल्सो अनदर ऑर्गन ऑफ UN, ठीक है. दे आर इलेक्टेड फॉर 2 years, ठीक है. डिसीजंस बाइंडिंग ऑन ऑल UN मेंबर्स. सारे UN मेंबर्स पे जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है. फाइन. सो दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गन. सेकेंड ऑर्गन जनरल असेंबली. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल 192 मेंबर स्टेट्स. पुराना चार्ट है, अब तो 193 है. ईच विद 1 वोट. सबके पास एक वोट होता है, हमने अभी पढ़ा. मेजर डिसीजंस रिक्वायर्ड 2/3 मेजॉरिटी. मेजर डिसीजंस को कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है. नाउ आप कमेंट्स में लिखो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? कितनी मेजॉरिटी? 2/3 और 2/3 ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग प्लस more than that is majority of total membership या फिर majority of total membership only. तो कितना special majority constitutes what in the Indian Constitution for the purposes of amendment that is under Article 368 of the Constitution. ठीक है, वापस इस पे आते हुए अदरवाइज मतलब जो मेजर डिसीजंस है उनके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए. बाकी सबके लिए सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाएगा. डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द UN members. Important difference between Security Council and General Assembly is that its decisions of Security Council are binding on the UN members, whereas the decisions of General Assembly are not binding on the UN members. Fine. Okay. Now next important organ is International Court of Justice. 15 judges elected for 9 years. 15 judges elected for 9 years. by absolute majority in both General Assembly and Security Council based in Hague. ठीक है, 15 जजेस होते हैं, 9 years के लिए इलेक्ट होते हैं. कैसे होते हैं? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन
बोथ जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। देन सेक्रेटेरिएट के बारे में बात करते हैं, फोर्थ ऑर्गन, ठीक है, इंटरनेशनल स्टाफ सर्विसिंग द अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स। तो ये क्या है, सेक्रेटेरिएट क्या है, इट इज़ एन इंटरनेशनल स्टाफ सर्विसिंग other principal organs headed by secretary general who is the present secretary general अभी हमने पढ़ा एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, who is appointed by the general assembly on the recommendation of the security council for a term of 5 years, renewable term है, ठीक है। तो ये जो है सेक्रेटरी जनरल ही इज़ अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली अपॉइंट करती है सेक्रेटरी जनरल को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 5 years एंड इट कैन बी रिन्यूड। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गन दैट इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, मेंबर स्टेट इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। इसके मेंबर्स भी कौन इलेक्ट करता है, जनरल असेंबली इलेक्ट करता है फॉर 3 year terms, ठीक है, 3 year terms के लिए 54 सीट्स है बेस्ड ऑन जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे इसमें कितनी सीट्स है, 54 सीट्स है। बाकी ये 6th ऑर्गन था, पहले था, अब नहीं है। ये 6th ऑर्गन क्या था, ट्रस्टीशिप काउंसिल था, सस्पेंडेड ऑन 1 November 1994 विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पलाओ, द लास्ट UN ट्रस्ट टेरिटरी। तो सस्पेंड कर दिया गया था इसको 1 November 1994 में। फाइन, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये एक चार्ट है फाउंडिंग द UN के बारे में। सो जस्ट गो थ्रू द चार्ट, एक टाइमलाइन जैसा है कि 1941 में मतलब कैसे कैसे करके क्या मतलब क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए और कैसे कैसे करके UN आया, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज रिफॉर्म ऑफ द UN आफ्टर द कोल्ड वॉर। सी, कोल्ड वॉर के बाद बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे चेंजेस हो गया है। द वर्ल्ड हैज़ बिकम यूनिपोलर। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट वॉज बाईपोलर। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा, हमने सेकेंड चैप्टर में भी देखा कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पोल्स। एक आपका वॉर्सो पैक्ट बन जाता है, एक नाटो बन जाता है। नाटो वाज वेस्टर्न अलायंस, वॉर्सो ईस्टर्न अलायंस। तो 2 सुपर पावर्स थी, USSR एक सुपर पावर था, US एक सुपर पावर था। फिर USSR का डिसइंटीग्रेशन के बाद द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर, जहाँ पर एक ही सुपर पावर बच गई, US, जो एक हेजेमनी बन गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और इस बैकग्राउंड को देखते हुए क्यों ज़रूरी है रिफॉर्म इन UN वो हम देखेंगे। सो 2 बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स फेस द UN, ठीक है। 2 तरीके के रिफॉर्म्स UN को ज़रूरी तौर पे चाहिए, ठीक है। द वन इज़ रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस and a review of the issues that fall within the jurisdiction of the organization। तो 2 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जब भी हम रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे ऑफ UN। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और प्रोसेस को रिफॉर्म करना। दूसरी चीज़ इज उसके जुरिस्डिक्शन के बारे में कुछ रिफॉर्म्स लेकर आना, ठीक है। सी, बेसिक सी चीज़ पहले हम समझते हैं एंड देन विल बी स्टडिंग दिस इन डिटेल। 1945 में UN बना था। 1945 में सोसाइटी अलग थी, 1945 में नीड्स अलग थी, 1945 में रियलिटीज़ अलग थी वर्ल्ड की, 2 वर्ल्ड पावर्स थे, ठीक है। अब चल रहा है 2025। आपको क्या लगता है कि अभी भी वर्ल्ड की वही नीड्स है, सोसाइटी की वही नीड्स हैं, वही ग्राउंड रियलिटी है जो 1945 में थी? ऑब्वियसली नॉट। तो जब इतना टाइम बीत गया तो जो प्रोसेसेस, जो स्ट्रक्चर हमने उस टाइम को देख के बनाए थे वो अब वही रहने चाहिए या टाइम के साथ चेंज होने चाहिए? सी, यू से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट है? लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट प्रोसीजर है, ठीक है। अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या होता है कि आप जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, सोसाइटी की नीड्स चेंज हो रही है, वैसे उस हिसाब से आपके पास पावर है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड कर सकते हो, लेकिन ऑल्दो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं चेंज कर सकते। जो हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमने 11th क्लास में पढ़ी है,
तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को ऑब्वियसली यू कैन चेंज विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। सिमिलरली 1945 में यूएनएससी में ये डिसाइड किया गया कि 5 मेंबर्स होंगे, 5 परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ा भी था कि उस टाइम पे वो विक्टर्स ऑफ वॉर थे, उस टाइम पे दे एमर्ज्ड एज पावरफुल कंट्रीज, इसलिए उनको 5 उन कंट्रीज को परमानेंट मेंबर्स बना दिया। और यूएन चार्टर साइन ही कितने स्टेट्स ने किया था? 51 स्टेट्स ने किया था। आज उसमें कितने स्टेट्स हैं? 193 स्टेट्स हैं। सो डू यू फील दैट वही 5 परमानेंट मेंबर्स अभी भी सफिशेंट है या नहीं, या फिर और भी परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए? ठीक है, क्योंकि अगर हम ये 5 परमानेंट मेंबर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ की तो रिप्रेजेंटेशन कहीं है ही नहीं, लैटिन अमेरिका की कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, तो अफ्रीका की कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो बिकॉज द टाइम हैज़ चेंज्ड सो मच, because the needs of the society have changed so much, because the issues have changed so much। पहले के टाइम में 1945 में आप शायद साइबर क्राइम के बारे में कभी नहीं सोचते, लेकिन आज आप सोचते हो। नाउ इट हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। क्यों सोचते हो? क्योंकि उस टाइम पे नहीं था, आज है, आज इट इज़ द नीड ऑफ द सोसाइटी। तो आपको उस हिसाब से आपको यूएन के भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके प्रोसेसेस में, उसके ज्यूरिसडिक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो स्टडिंग दिस इन डिटेल, द यूएन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द वे इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड द वे इट फंक्शनड रिफ्लेक्टेड द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसे वो ऑर्गेनाइज किया गया था, जैसे वो फंक्शन कर रहा था, इट वॉज बेस्ड ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो उस टाइम की वर्ल्ड पॉलिटिक्स को दर्शाता है, ना कि आज की। आफ्टर द कोल्ड वॉर दोज रियलिटीज आर डिफरेंट, ठीक है। हेयर आर सम ऑफ द चेंजेस दैट हैव अकर्ड, ठीक है। क्या क्या चेंजेस हुए हैं आफ्टर द कोल्ड वॉर? सोवियत यूनियन हैज कोलैप्स्ड, यूएस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया, द सक्सेसर टू द सोवियत यूनियन, एंड द यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव। China is fast emerging as a great power, and India also is growing rapidly. The economies of Asia are growing at an unprecedented rate. Many new countries have joined the UN. मैंने बात की पहले, तो चार्टर 51 ने साइन किया था, अब 193 हैं, ठीक है। A whole new set of challenges confronts the world: genocide, civil war, ethnic conflict, terrorism, nuclear proliferation, climate change, environmental degradation, epidemics। ये सब चीज़ें अब UN को फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। In 1992 the UN General Assembly adopted a resolution, ठीक है। The resolution reflected 3 main complaints। तो उस resolution में कौन कौन सी complaints थी? 3 main complaints थी। The Security Council no longer represents the contemporary political realities। Contemporary political realities को तो वो रिप्रेजेंट करता ही नहीं है। मैंने अभी आपको बोला कि तब 51 मेंबर्स थी, अब 193 स्टेट्स हैं, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं मेंबर, ठीक है, लैटिन अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं मेंबर। उनकी रिप्रेजेंटेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितनी है? सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप में कितनी है? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज हैव चेंज, सो देयर इज अ नीड टू चेंज द प्रोसेसेस, देयर इज अ नीड टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर इटसेल्फ। फाइन, इट्स डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज, सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज, क्योंकि अगर हम परमानेंट मेंबर्स को भी देखें, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स और मेजॉरिटी ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी आर वेस्टर्न, ठीक है। यूएस ले लो, यूके ले लो, फ्रांस ले लो, ये सारे क्या हैं? ये सारे वेस्टर्न हैं, ठीक है, वेस्टर्न वैल्यूज़ को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। एंड द इंटरेस्ट्स एंड आर डोमिनेटेड बाय फ्यू पावर्स, इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। सो ये सारी क्या हैं? ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं दैट वी आर फेसिंग विद द यूएन प्रेजेंटली, ठीक है। इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन व्यू ऑफ दीज ग्रोइंग डिमांड्स फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन ऑन 1 जनवरी। सो ये क्या है? ये जो 3 पॉइंट्स हैं, दीज 3 points or these 3 complaints
these three complaints were there in the resolution which was adopted by the UN General Assembly in 1992. Okay, this is 1, 2 and 3. Okay. In view of these growing demands for the restructuring of the UN, on 1st January 1997, the UN Secretary General Kofi Annan initiated an inquiry into how the UN should be reformed. In the years since, the following are just some of the criteria that have been proposed for new permanent and non-permanent members of the Security Council. A new member, it has been suggested, should be. तो कुछ सालों में ये कुछ सजेशंस हैं कि न्यू परमानेंट मेंबर्स जो सिक्योरिटी काउंसिल के होने चाहिए वो क्या क्या मतलब उनके अंदर खूबी होनी चाहिए. A major economic power, a major military power, a substantial contributor to the UN budget होना चाहिए, a big nation in terms of population होना चाहिए, a nation that respects democracy and human rights होना चाहिए, a country that would make the council more representative of the world's diversity in terms of geography, economic system and culture. So ये सारे points हैं जो आप एक नए security council के permanent member में देखना चाहोगे. See, the question is, आपने बोल तो दिया अ मेजर इकोनॉमिक पावर, लेकिन कितनी मेजर इकोनॉमिक पावर, क्या कुछ लिमिट तो बताओ. ठीक है, मेजर मिलिट्री, कितनी मेजर मिलिट्री. ठीक है, सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर, कितना कंट्रीब्यूटर. अब यही सारे मुद्दे हैं जिन पे फिर लड़ते रहो कि कितना होना चाहिए. कोई बोलेगा इतना, कोई बोलेगा इतना. तो ये सारे दीज आर नेवर एंडिंग क्वेश्चंस, ओके, और इश्यूज. In the Security Council, there are 5 permanent members and 10 non-permanent members. I have told you that the charter gave the permanent members a privileged position to bring about the stability in the world after the Second World War. ठीक है, चार्टर ने privileged position दी थी इन permanent members को, और वो privileged position क्या है? वीटो पावर, जो इंडिया के लिए बहुत अगेंस्ट हो जाता है क्योंकि सबसे प्रॉब्लमैटिक कंट्री के पास वीटो पावर है, दैट इज़ चाइना. So this provision has been given by the charter to these permanent members. The main privileges of the 5 permanent members are permanency. They are permanent. ठीक है, हमने बात की थी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, जनरल असेंबली इलेक्ट करती है. लेकिन ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, दे आर परमानेंट. ठीक है, एंड हैव द वीटो पावर. द नॉन परमानेंट मेंबर्स serve for only 2 years at a time and give way after the period to newly elected members. Country cannot be re-elected immediately after completing a term of 2 years. मतलब इंडिया सपोज नॉन परमानेंट मेंबर है 2025 से सपोज 2027 तक. ठीक है, अब री इलेक्शंस होंगे. री इलेक्शन इंडिया हाँ री इलेक्टेड हो सकती है नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए, लेकिन इमीडिएटली नहीं हो सकती. मतलब ऐसा नहीं है कि 2027 या 2029 तक फिर से इंडिया ही होगी. 29 तक फिर से इंडिया ही होगी, बाद में होगी, लेकिन इमीडिएटली नहीं हो सकती. The non-permanent members are elected in a manner so that they represent all the continents of the world. In taking decisions, the Security Council proceeds by voting. Voting से decisions लिए जाते हैं. All members have one vote. सारे members के पास एक vote होता है. However, the permanent members can vote in a negative manner so that even if all the permanent and non-permanent members vote for a particular decision, any permanent member's negative vote can stall the decision. This negative vote is called veto. While there has been a move to abolish or modify the veto system, there is also a realization that the permanent members are unlikely to agree to such a reform. आपके पास पावर है, आप क्यों ऐसा रिफॉर्म एग्री करोगे जिससे आपकी वो पावर छिन जाए? कभी रिफॉर्म ऐसा एग्री करोगे ही नहीं. तो जो जिन कंट्रीज़ के पास वीटो पावर है वो क्यों बोलेंगी कि ठीक है हमारी वीटो ले लो? ठीक है, कभी नहीं बोलेंगी. अच्छा, वीटो पावर अभी हमने पढ़ा क्या होती है. इट इज़ अ नेगेटिव वोट. सारी जो कंट्रीज़ हैं, सारी जो मेंबर्स हैं, उनके पास एक वोट होता है. ठीक है, लेकिन ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास कितना वोट होता है? उनके पास एक नेगेटिव वोट होता है. फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं. द क्वेश्चन इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज वेदर इंडिया शुड बी मेड
परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर, ठीक है, इंडिया को परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाएं या नहीं। सबने एग्री कर दिया, सारी कंट्रीज़ के साथ हमारे टर्म्स इतने अच्छे हैं कि वो 10 की 10 नॉन परमानेंट जो मेंबर्स हैं उन सब ने एग्री कर दिया इंडिया को परमानेंट मेंबर बना दो, ठीक है। यूएस ने भी एग्री कर दिया, फ्रांस ने भी एग्री कर दिया, रशिया ने भी एग्री कर दिया और यूके ने भी एग्री कर दिया। लेकिन एक अंकल जी थे उधर बैठे हुए थे, वो चाइना से थे, उनके पास वीटो पावर थी और उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं बनाओ। तो उनका एक नेगेटिव वोट इंडिया के लिए भारी पड़ जाएगा और इंडिया को वीटो पावर नहीं बनाएंगे, ठीक है। इंडिया को वीटो पावर नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि उनका क्या है, नेगेटिव वोट है और चाहे आपके पूरी जो जितने भी मेंबर्स हैं वो आपके फेवर में वोट कर दें, लेकिन उन्होंने अगर आपके अगेंस्ट वोट कर दिया देन दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन, ठीक है। तो इसमें भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एज द यूएन कंप्लीटेड 60 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, यूएन ने 60 ईयर्स अपने एग्जिस्टेंस के कंप्लीट किए हैं। द हेड्स ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट्स मेट इन September 2005 टू सेलिब्रेट द एनिवर्सरी एंड रिव्यू द सिचुएशन, ठीक है। द लीडर्स इन दिस मीटिंग डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू मेक द यूएन मोर रिलेवेंट इन द चेंजिंग कंटेक्स्ट, ठीक है। तो उन्होंने ये सारे सजेशंस दिए कि ये हम काम करेंगे और यूएन को हम मोर रेलेवेंट बनाएंगे इन द चेंजिंग कंटेक्स्ट में। क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ, एक मिनट, लेट्स अंडरलाइन दिस, विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ पीस बिल्डिंग कमीशन और पीस बिल्डिंग मिशंस दैट आर सेंट बाय यूएन टू different countries. Now, next suggestion was acceptance of the responsibility of the international community in case of failures of national government to protect their own citizens from atrocities. Establishment of human rights के council हम बनाएंगे, ठीक है। Agreements to achieve millennium development goals हम agreements करेंगे to achieve those goals. Then condemnation of terrorism in all its forms and manifestation. Terrorism इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन, उसको कंडेम करेंगे, ठीक है। क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक फंड को क्रिएट करेंगे। एन अग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये सारे इन्होंने डिसीजंस लिए, मतलब जब 60 ईयर्स के बाद जो हेड्स ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट्स मिले 2005 में टू सेलिब्रेट द एनिवर्सरी एंड रिव्यू द सिचुएशन, तो उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे। अच्छा, एक तो चीज़ है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये चीज़ क्या है? सो MDGs were 8 international development targets established by United Nations in 2000 aimed at addressing key global challenges जैसे कि poverty, education, gender equality, health by 2050। तो ये एक ऐसे गोल्स हैं जो 2000 में अडॉप्ट किए गए थे और ये एक 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट टारगेट्स है। 8 टारगेट्स हैं। आप हर महीने या हर दिन टारगेट बनाते हो कि आज ये चैप्टर ख़त्म करना है, आज ये चैप्टर ख़त्म करना है। वैसे ही यूएन ने भी टारगेट बनाए, 8 टारगेट्स बनाए कि उन 8 टारगेट्स में क्या था कि हम पॉवर्टी को इराडिकेट करेंगे, एजुकेशन के बारे में, जेंडर इक्वलिटी के बारे में। तो उसने टारगेट्स बनाए जो उसको अचीव करने हैं बाय 2015। हुआ है या नहीं वो देखते हैं या बाद में देखेंगे। पीस कीपिंग मिशंस क्या होते हैं यूएन के? तो यूएन के पीस कीपिंग मिशंस क्या होते हैं? सी, यूएन सपोज़ किसी कंट्री के बीच में लड़ाई हुई, रशिया और उसके साथ वाली यूक्रेन, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई हुई और सीज़ फायर हुई। ऑल्दो अभी तक हुई नहीं है, लेकिन सपोज़ सीज़ फायर होती है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पीस कीपिंग मिशंस, यूएन अपने पीस कीपिंग मिशंस, अपने ट्रूप्स वो उन दोनों कंट्रीज़ पे भेजेगी, ये देखने के लिए कि वो सीज़ फायर मेंटेन रहे, ठीक है। सीज़ फायर मेंटेन रहे, इनको देखने के लिए भेजेगी। अब क्या ये यूएन के ट्रूप्स होते हैं? नहीं, यूएन के ट्रूप्स नहीं होते। ये अलग अलग इसकी जो मेंबर स्टेट्स है वो कंट्रीब्यूट करती है कि हाँ हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम कुछ ट्रूप्स भेजेंगे और वो ट्रूप्स पीस कीपिंग मिशन करेंगे यूएन का, ठीक है। तो अच्छा, वन मोर थिंग, सीज़ फायर को मेंटेन करने के लिए क्या ये जो कंट्रीज़ हैं, जो कन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज़ हैं,
क्या ये इनवाइट करते हैं या यूएन अपने आप डिसाइड करता है कि हम जाएंगे, हम पीस कीपिंग मिशंस भेजेंगे एंड they'll मेंटेन द सीज फायर? नहीं, तो जो भी कन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स हैं वो खुद इनवाइट करेंगे कि हाँ पीस कीपिंग के लिए आ जाओ और मेंटेन कर लो सीज फायर. So here it is written that peacekeeping missions are complex operations undertaken by international organizations, primarily the United Nations, to maintain or restore peace in conflict zones. These missions typically involve deploying military and civilian personnel to monitor ceasefires, provide security, support political processes, assist with humanitarian aid. So ये सारे काम करते हैं ये पीस कीपिंग मिशंस, ठीक है, और दे आर बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज, ठीक है. नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सो अब आते हैं हमारे प्यारे देश भारत पे. टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स. सो इंडिया हैज सपोर्टेड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन ऑन सेवरल ग्राउंड्स पे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन को सपोर्ट किया है इंडिया ने. इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स एन एनहांस्ड रोल for the UN in promoting development and cooperation among states. के UN का enhanced role होना चाहिए in promoting development and cooperation among states. India believes that development should be central to the UN's agenda. UN के agenda में development should be central, ठीक है. It's a vital precondition for the maintenance of international peace and security. One of India's major concern has been the composition of the Security Council, ठीक है. इंडिया का मेजर कंसर्न क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल के कॉम्पोजिशन को चेंज करो, विच हैज़ रिमेन्ड लार्जली स्टैटिक वाइल द यूएन जनरल असेंबली मेंबरशिप हैज़ एक्सपैंडेड कंसिडरेबली. पहले कितने लोगों ने चार्टर साइन किया था? 51 ने. अब कितने हो गए? 193. जनरल असेंबली के तो मेंबरशिप आप बढ़ा रहे हो, सिक्योरिटी काउंसिल की बढ़ा नहीं रहे. तो इंडिया बोलता है कि सिक्योरिटी काउंसिल की भी मेंबरशिप बढ़ाओ, ठीक है. इंडिया कंसिडर्स दैट this has harmed the representative character of the UN, of the Security Council. तो वो बोलता है कि ये जो आपका 15 मेंबर्स वाला सिस्टम है ना, ये सिक्योरिटी काउंसिल के जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है उसको हार्म कर रहा है. जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, वो कुछ स्टेट्स को ही रिप्रेजेंट कर पाता है. फाइन. तो the membership of the UN Security Council was expanded from 11 to 15 members in 1965. पहले तो 11 ही थी, 5 permanent members and 6 non-permanent, लेकिन 1965 में उसको 15 कर दी. लेकिन तब से 15 ही है और बढ़ाने का कष्ट कर ही नहीं रहे हैं. But there was no change in the number of permanent members, ठीक है. Since then, the size of this council has remained stationary. The fact remains that the overwhelming majority of the UN General Assembly members now are developing countries. जो overwhelming majority है किसकी? UN members की are now developing countries. Developed countries से ज़्यादा तो developing countries are now members of UN. और आप Security Council में जो permanent members है उसमें से आपने कितनी, मतलब उसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स है वो आपने डेवलप्ड रखी हुई हैं. तो दिस इज़ नॉट डन. आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या देना है? आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ को चांस देना है कि वो भी परमानेंट मेंबर बने, क्योंकि जब तक वो परमानेंट मेंबर नहीं बनेंगी उनका जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉर्ट आउट होगा. सो दैट इज़ टू बी कंसीडर्ड, ठीक है. Since then, the size of the council has remained stationary. We have done this. Okay. Therefore, India argues that they should also have a role in shaping the decisions in the Security Council which affect them. India supports an increase in both permanent and non-permanent members. Its representatives have argued that the activities of the Security Council have greatly expanded in the past few years. अच्छा, अब इंडिया बोल रही है कि हाँ बढ़ाना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ानी चाहिए, स्टेशनरी है, बहुत टाइम से यही है, ये गलत है. अच्छा, अब बढ़ाने का सोच ही रहे हो तो हमको भी देख लो, हमें ही परमानेंट मेंबर बना दो, है. तो इसलिए इंडिया कहती है ठीक है, अगर आप बढ़ाते भी हो तो जस्ट लुक एट अस. क्यों? अब क्यों इंडिया को देखें? वाई इंडिया शुड बी मेड अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन. इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड.
मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, कंप्राइजिंग अबाउट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। इतनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी अगर इंडिया को परमानेंट मेंबर बना दिया। मोर ओवर इंडिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ यूएन, इट्स रोल इन द यूएन्स पीस कीपिंग एफर्ट्स इज़ अ लॉन्ग एंड सब्सटैंशियल वन। इंडिया बहुत बार अपने ट्रूप्स भेजती है पीस कीपिंग मिशन पे। The country's economic emergence on the world stage is another factor that perhaps justifies India's claim to a permanent seat in the Security Council. India is a growing economy, ठीक है। हमारा GDP आप देखते ही हो कैसे बढ़ रहा है, तो दैट इज़ अ रीज़न वाई इंडिया शुड बी कंसिडर्ड फॉर द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ UN Security Council. Then India has also made regular financial contributions to the UN and never faltered on its payments. इंडिया के पास बहुत पैसे हैं. India is aware that permanent membership of the Security Council also has symbolic importance भी है. It signifies a country's growing importance in the world affairs. आप UN सिक्योरिटी काउंसिल के एक मेंबर हो, एक परमानेंट मेंबर हो, मतलब आपके पास वीटो है, एंड वीटो सिंबलाइजेज व्हाट? वीटो सिंबलाइजेज पावर, वीटो सिंबलाइजेज इन्फ्लुएंस, एंड इफ यू हैव पावर एंड इन्फ्लुएंस then your situation in the international politics is far better, is far, I would not even say better, मतलब it would be extraordinary as compared to the present situation. अगर आपके पास वीटो पावर है तो it signifies a country's growing importance in world affairs. It means that you are very important in the world affairs. You are very important country, ठीक है। This greater status is an advantage to a country in the conduct of its foreign policy. The reputation for being powerful makes you more influential. If you are powerful, you are influential. So that is why India wants a permanent membership for itself. Next thing is, can the UN serve as a balance against US dominance? क्या UN एक balance create कर सकता है against US dominance? So let's see this. US power cannot be easily checked. With the disappearance of the Soviet Union, the US stands as the only superpower. Its military and economic power allow it to ignore the UN or any other international organization. US इतना strong है militarily and economically कि वो UN को आराम से इग्नोर कर सकता है, ठीक है। Within the UN, the influence of the US is considerable. UN में खुद US का influence क्या है? Considerable है. As the single largest contributor to the UN, the US has unmatched financial power, ठीक है। The fact that the UN is physically located within the US territory gives Washington additional sources of influence. Headquarters कहाँ है? US में है. The US also has many nationals in the UN bureaucracy. तो बहुत सारे UN bureaucracy में जो nationals हैं वो US के हैं, ठीक है। US nationals, सॉरी, बहुत सारे UN bureaucracy में जो members हैं वो US nationals हैं. In addition, US के पास क्या है? Veto power है. Veto power, and veto power signifies power. Veto power signifies influence, ठीक है। The US can stop any moves that it finds annoying or damaging to its interests or the interests of its friends and allies, while the rest of the world is rarely united against Washington. While it is virtually impossible to balance US power, the UN does provide a space within which arguments against specific US attitudes and policies are heard and compromises and concessions can be shaped, ठीक है। तो so the question is, again repeating the question, can the UN serve as a balance against US dominance? Is it possible? So no, it's not possible, क्योंकि बहुत ज़्यादा influence है US का UN में। UN बस इतना कर सकता है जो हम आजकल देखते हैं। You know, few days before I was just scrolling the reels and I got one reel जहाँ पर तारक मेहता से related reel थी, जहाँ पर what is the power of UN in present context. उसमें ये reel बता रही थी कि UN in the present context can only do this. अरे बंद कर, that's it. It has no other power.
जहाँ पर भी अभी इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई, आप देखते हैं एकदम से स्टेटमेंट आ जाता है कि वॉर को बंद करो, ठीक है, वॉर को बंद करो, वॉर करना अच्छा नहीं है, दो न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में वॉर नहीं होनी चाहिए। रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुई, यूएन ने क्या कहा, वॉर बंद करो, ठीक है। तो हर जगह सिर्फ ये बात लेकर आ जाते हैं कि वॉर बंद करो, लेकिन क्या आपके पास पावर है सैंक्शंस लगाने की? सो एज पर यूएन चार्टर सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस लगा सकता है, लेकिन सैंक्शंस कैसे हो सकते हैं? वो एक आर्म्ड एक्शन नहीं ले सकता एक कंट्री के अगेंस्ट, ठीक है। वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है कि ऑयल नहीं लेंगे, रशिया से ऑयल नहीं लेंगे, ये सारे सैंक्शंस लगा सकता है। वो पॉलिटिकल सैंक्शंस लगा सकता है, टूरिज्म से रिलेटेड लगा सकता है। सपोज कोई कंट्री है जहाँ पर टूरिज्म इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कंट्री, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर बैन कर दो। बैन तो ऑफिशियली नहीं कर सकते, मतलब प्रमोट करेगा कि लोग उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यूएन कर सकता है, आर्म्ड एक्शन नहीं ले सकता। सो व्हाट मैक्सिमम यूएन कैन डू इन प्रेजेंट टाइम्स इज अरे बंद कर, दैट्स इट। हाउएवर क्या हमें यूएन की स्टिल ज़रूरत है, ये क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन शुरू में भी आया था, जो मैंने बोला था दैट वील बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन इन द लास्ट स्लाइड। दैट इज़, दो स्टेटमेंट्स हैं, एक शशि थरूर की स्टेटमेंट है और एक यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल हैं डैग हैमरजोल्ड की स्टेटमेंट है। द यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड ताकि आप ह्यूमैनिटी को हेवन तक ले जाओ, लेकिन इट वॉज क्रिएटेड टू प्रिवेंट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम हेवन टू हेल या फ्रॉम ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी टू हेल, ठीक है। आप ह्यूमैनिटी को हेल ना बना दो, आप हेवन तो लेके जा नहीं सकते, लेकिन हेल भी मत बनाओ, ठीक है। तो हमने जैसे देखा यूएन से पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितनी सारी लाइफ्स चली गई, तो दैट वाज अ हेल। हम हेवन क्रिएट नहीं कर रहे, हम ये इंश्योर नहीं कर रहे कि एक भी लाइफ ना जाए, ठीक है। लाइफ इन द सेंस कि नेचुरल डेथ तो होगी, लेकिन टेररिज्म से, इन सब चीज़ों से एक भी लाइफ ना जाए, हम ये तो इंश्योर नहीं कर रहे। लेकिन हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेल जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, वो अब क्रिएट ना हो। Next important statement is that of Shashi Tharoor, talking shop. Yes, there are a lot of speeches and meetings at the UN, especially during the annual sessions of the General Assembly. But as Churchill put it, jaw is better than war. Jaw is better than war. Isn't it better to have one place where all countries in the world can get together, bore each other sometimes with their words rather than bore holes into each other on the battlefield? So finally the answer is whether UN is relevant in the present times. Yes, it is relevant. Why? Because jaw is better than war. So with this we come to an end of this chapter. Let's see you again in the next chapter. The next chapter will be security from this book only, that is Contemporary World Politics. Soon we'll be studying security as well. Thank you.